नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि अब तक। कृषि अब तक के कार्यक्रम के तहत हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया का एक गांव है बगाही, जो परैया प्रखंड में आता है। आज हमने बात की कृषि से संबंधित विशेषज्ञ श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी से। सुबोध कुमार सिन्हा का आज यहाँ लाइव डेमो था। उन्होंने आज कृषि से संबंधित लोगों को विशेष जानकारियाँ दी। आपको बता दें कि कृषि जीवन की आधारशिला है, या यूँ कहें कि कृषि भारत की 80% आबादी करती है, या इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बिहार नहीं पूरे देश में कृषि के माध्यम से 80% आबादी इसी पर निर्भर है। इस 80% आबादी के लिए जाहिर है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, और जीवन तभी संभव है जब आप गांव में बसेंगे। गांव की आबादी ही जीवन का आधार है और भारत का आधारभूत संरचना है। इसी कार्यक्रम के तहत हम कृषि अब तक में श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका लाइव लेक्चर सुना, और उन्होंने कृषि से संबंधित अच्छे और बुरे दोनों परिणाम बताए। बगाही गांव के लोगों ने इसमें बड़े ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुनी। हम इस गांव के लोग मौजूद हैं, सीधे आइए उनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज सुबोध कुमार सिन्हा जी आपको बताए। पहले अपना परिचय बताते हुए बताइए। आदरणीय उपस्थित ग्राम पंचायत बगाही के बगाही गांव में एक कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया गया, जिनके संयोजक सुबोध कुमार सहाय जी थे। और हम लोग को जो रासायनिक खाद, रासायनिक विधि से जो खेती की जा रही है, वो हम लोग को नुकसान के कगार पर ले जा रही है। और ये जो अपना तौर तरीका से जो बताए, पंचगव्य से मल्टी क्रॉस खेती करने के लिए ही बताए, और जो पंचगव्य से जो फसल उपजेगा वो रोग मुक्त होगा। ऐसे तो 3-4 बार से या 2-3 महीने से यहाँ प्रचार चल रही है। हमने 3 कट्ठे में मूंग इनके पंचगव्य द्वारा जो बनाई दवाएं हैं, जो हम उसको उपयोग किए, हमारी मूंग की फसल अच्छी हुई। और आम के पेड़ पर भी हम छिड़काव किए थे, इन्होंने शोधित करके दिया था। फिर हमने इन पर सवाल रखा पहले मीटिंग में कि आप बीज शोधित यानी धान के बीज शोधित के लिए भी आप कोई उपाय करके लाइए, तो वो भी शोधित करके लाए। हमने बिचड़ा को शोधित करके डाला है। आगे क्या परिणाम होगा उसको बताया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि पंचगव्य के माध्यम से बीज को पहले शोधित किया जाता है, और शोध करने के उपरांत उस बीज के माध्यम से खेती की जाती है। जिस विधि से श्री सुबोध जी ने कृषि कार्य बताया है, उसे जीवामृत कृषि आधारित खेती कहते हैं। आपको हम मिलवाते हैं, और यहाँ पे जो मौजूद हैं बगाही के लोग, आप आज लेक्चर सुने तो क्या कुछ सीखने को मिला? सर, मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद है। मैं ऐसे फर्स्ट बार आया और उसमें भी कुछ लेट हो गया। जो भी सुना, जो पहले से हम कृषि करते आ रहे हैं, वो हमें ऐसे भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं वो हमारे लिए जानलेवा है, या पूरे जीव जंतु के लिए जानलेवा है। और हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई ऐसा उपाय आए जिसको हम बदल सकते हैं और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और जीव जंतु को बचा सकते हैं। और इनके विधि से वैसा हमको लग रहा है, लेकिन सिर्फ बताने से हम संतुष्ट नहीं हैं। थोड़ा सा अगर हम कहीं जो खेती हो रहा है उस तरह का, हाँ, तो उसको अगर देखेंगे तो हाँ, अगर साक्षात सामने देखें तो हम उस पर ज़्यादा माने कि दिमाग काम करेगा, हाँ, सीख पाएंगे।
तब ऐसा अगर उपाय है तो हमको ज़रूरत है। ये इनकी मांग है, इनका कहना भी सही है कि जब लाइव डेमो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे और ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि कृषि जो भी हो वो जीवन रक्षा के लिए है। इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीने का हक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले उन्होंने लाइव अपने स्पीच में बताया कि 84,000 या 84 लाख ऐसे जीव हैं जिनके भोजन उपरांत मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है। इसका सीधा सीधा उन्होंने प्रमाण भी दिया कि कैसे कीट पतंग के खाने के बाद इस इंसान को मिलता है वो खाना और वो लाभदायक होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन सभी कीट पतंगों के बाद जो मनुष्य के लिए भोजन बचता है वो अमृत के समान होता है। मैं ग्राम पंचायत बगाही अजय रविदास और ऐसे CSC ग्राम पंचायत बगाही का संचालक डिजिटल सेवा केंद्र का हूँ। इन्होंने के साथ सुबोध सर के साथ मेरा जो है से परिचय हुआ। उसके बाद इन्होंने कृषि के बारे में बताए कि कृषि से खेती करवाना है और उस खेती के माध्यम से हमारे किसानों को अच्छी बचत होगा और जो फसल उपजेंगे उस फसल में अच्छे से अच्छे स्वाद रहेंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ग्राम पंचायत बगाही का जितने भी कृषि से संबंधित हैं वो सारे लोग इस पंचगव्य से उत्पादन करें पूरे बगाही पंचायत का, ताकि हम लोगों का एक पंचायत इनके माध्यम से अच्छे स्वस्थ रह सके। और मैं क्या कहूँ इस विशेष के बारे में, तो विशेष सर भी आए हुए थे, लेकिन रह गई बात कि उनके सामने तो हम लोग कम जानकारी है। मैं यही कहकर अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लगा सुबोध जी का? अच्छे बताएं और कि क्या क्या सीखने को मौका मिला? और पहली बार तो आया, दूसरा बार देखेंगे, आने के प्रयास करेंगे। अच्छे ही बताएं हेल्थ पर और खेती के बारे में, हम लोग बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य जीवन मनुष्य के जीवन के बारे में भी हाँ वो भी बताएं, बहुत अच्छा सुनने में लगा और इसका प्रयोग करके ही देखते हैं। प्रयोग करके देखेंगे। जैसा कि सुबोध जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जीवन के लिए तो सब कुछ ज़रूरी है ही, लेकिन अगर जीवन में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो तो स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई कई बातें उन्होंने आज अपने लाइव डेमो में बताया। आज आपको क्या सीखने का मौका मिल पाया? मेरा नाम परिचय है, मेरा नाम नरेश दास है और विलेज बगाही PS परिया डिस्ट्रिक्ट यानी बिहार। मुझे प्लांटेशन के बारे में जो सुबोध सर जी बताए हैं वो बहुत मेरे लिए अच्छा लगा और जंतु और जो प्लांट जो बताए हैं है ना, मार्फोलॉजी के हिसाब पर टैक्सोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, वो बहुत मेरा बेटर लगा है ना। और साथ ही साथ इसका प्रजनन जो है प्लांट्स का प्रजनन जो विधि है ना, कैसे उपजेगा उसके बारे में ही बताएं, बहुत मेरा अच्छा लगा है ना। तो ये जो विधि जो है ये एक सीरी विधि के हिसाब पर बताएं कि इसी विधि से चलना है। और स्वास्थ्य संबंधित भी बताएं, स्वास्थ्य संबंधित के बारे में ये आपका ऑक्सीजन के बारे में बताएं, नाइट्रोजन के बारे में बताएं, प्राकृतिक जो ह्यूमन नेचर है उसके विषय में बताएं, प्लांटेशन के बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं तक करके मैं अपना बानों को समाप्त। तो अभी हम मौजूद हैं मध्य विद्यालय बगाही, हमारे सामने परिसर है और बगाही गांव में हम मौजूद हैं। श्री सुबोध जी के साथ साया की तरह रहने वाले हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। सतीश कुमार। सतीश जी हैं, इन्हें प्रभु भी लोग बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे सतीश जी के? जी मैं जब से भी हूँ इनके साथ जुड़ा हुआ, तो पेट वगैरह का समस्या हमारा रहता था, कब्जियत रहता था, शौच मतलब अच्छी तरह से नहीं होता था। तो केसर कैल्शियम का उत्पाद इनका जो है लेने से हमको वो रोग का निदान हुआ
और उसी तरह से फिर आँख का रोशनी भी मेरा बहुत कम गया था। इनका पंचगव्य का आई ड्रॉप लेने से मेरा आँख की रोशनी थोड़ा पहले से बेहतर हो गई है जी। ये सब लाभ हुआ। तो ये थे सतीश जी थे। सतीश जी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने देसी गौ माता नस्ल का सुधार का एक अभियान श्री सुबोध जी चला रहे हैं, जिसके तहत कृषि के साथ साथ गौ रक्षा की भी अभियान चलाई जा रही है। इसके माध्यम से पृथ्वी पर संतुलित जीवन कैसे जिया जाए, इस पे आधारित इनका पूरा का पूरा स्पीच रहता है। जीवन सुंदर कैसे हो, जीवन में आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए इस पृथ्वी के कृति पर आप निर्भर हैं और इस कृति को सदा के लिए स्थापित रहे, इसके लिए उन्होंने कई उपाय बताए और इस बताए उपाय के माध्यम से आप अपना जीवन सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। हम यहीं विराम लेंगे, अगले संस्करण में फिर आपसे मिलेंगे। स्वास्थ्य कृषि अब तक कार्यक्रम में हम अगली बार किसी और जगह पर चलेंगे और सुबोध जी के साथ सानिध्य प्राप्त करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जीवन जीने की शैली कैसे होनी चाहिए। अब तक बिहार के लिए बगाही गांव से मैं विमलेंदु चैतन्य जी। सभी किसान भाइयों का यहाँ सज्जन वृंद जो उपस्थित हैं उन सबको हार्दिक नमस्कार। आज हम लोग जो है वो देसी गौ माता नस्ल सुधार अभियान अनुसंधान केंद्र के तत्वावधान में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ आपका जो है कृषि संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो है विचार विनिमय करने के लिए आए हैं और अपने बीच उपस्थित हैं शिक्षा से सिविल इंजीनियर और शोध कार्य करने वाले श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी। तो आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप उनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करिए। श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सतीश जी, बहुत बढ़िया बात की है सतीश जी। इनके लिए थोड़ा क्लैपिंग हो जाए, थोड़ा तालियां हो जाए। बहुत अच्छे ये होस्ट करते हैं। और आज मैं आप लोग के सामने प्राकृतिक खेती, यहाँ देखिए आध्यात्मिक, क्या क्या लिखा हुआ है, आध्यात्मिक खेती पढ़ने में आ रहा है सब। जीरो बजट खेती क्या होता है सब आगे बताएंगे। अहिंसात्मक खेती, अहिंसा समझ रहे ना, जो मारपीट नहीं, उस तरह से खेती, अहिंसात्मक खेती। चौथा है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक मतलब नेचुरल खेती, इस तरह से समझ रहे हैं। और पांचवा लिखे हैं जंगल मॉडल। जंगल मॉडल नया नाम सुने होंगे, परशुराम जी सुने कभी जंगल मॉडल? तो जंगल मॉडल लिखे हैं, तो जंगल मॉडल के जैसा खेती आज करने के लिए हम सिखाएंगे। ठीक है, ये जंगल मॉडल होता क्या है? तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है इस बगाही पंचायत में। और इस कार्यक्रम को करवाने के लिए श्री अजय जी बहुत परिश्रम किए हैं, आप लोग के बीच में बहुत परिश्रम किए हैं। और ये ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं ली जाती है इसके हिसाब से। और ये इस तरह से खेती की जाती है। तो और मेरा परिचय मैं बताऊं कि मेरा नाम सुबोध कुमार सिन्हा है, मैं मगध कॉलोनी रोड नंबर 6 में रहता हूं और बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है। और मैं काफ़ी पंचगव्य से काफ़ी मैं रिसर्च किया हूं, काफ़ी प्रोडक्ट हेल्थ चिकित्सा पे मैं बहुत सारे 7-8 सालों से रिसर्च किया। और उसके बाद फिर मैं एक खेती पे, कुछ लोग बोले कि खेती पे रिसर्च करिए, उसके बाद मैं खेती पे रिसर्च किया। और खेती पे रिसर्च करने के बाद मैं 10-10 बीघा में मूंग लगाया, बहुत सारे क्रॉप्स में नींबू का फसल में लगाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मूंग की खेती में रिजल्ट आया। इससे पहले मैं थोड़ा अजय जी से हम थोड़ा सा कुछ चाहेंगे कि 2 मिनट अपना परिचय दें और फिर उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम करते हैं। आइए जी नमस्कार, मैं अजय रविदास, ग्राम पंचायत बगाही, ऐसे CSC वसुधा केंद्र संचालक भी हूँ पूरे बगाही पंचायत का। तो आज का कृषि से संबंधित हम लोग के सर आए हुए हैं,
कृषि से बारे में बताएंगे, कैसे उपजाएंगे और ऑर्गेनिक खेती करना है। और विशेष तो सर ही बताएंगे, लेकिन हम लोग को विशेष खेती के बारे में जानकारी तो विशेष है नहीं, तो मैं इतने कहकर अपना ठीक है। बहुत बढ़िया, इनके लिए थोड़ा क्लैपिंग करें। ये परशुराम जी से मैं आग्रह करूंगा, ये अमृतम से मूंग उपजा हैं, इसके बारे में थोड़ा अपनी जानकारी दें और किस तरह से फसल आया और कितना अच्छा है, कितना क्या है, वो थोड़ा बताएं आके थोड़ा। परशुराम जी आइए थोड़ा। आदरणीय उपस्थित ग्राम पंचायत बगाही के तमाम गांव से आए हुए ग्रामीण जनता, कृषक, बहुत खुशी की बात है जो आज हम लोग खेती के दरमियान में एकजुट होकर कुछ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आए हैं, बैठे हैं और एक प्रवक्ता कृषि से शोध कार्य किए हैं। जो हम लोग रासायनिक खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम लोग को बहुत हानिकारक कर रहा है, उससे लाभ नहीं हो रहा है, हम लोग को बहुत हानि हो रही है, खेती की भी, ज़मीन की भी हानि हो रही है। ऐसे ये 2-3 महीना से यहाँ प्रचार चल रहा है, यहाँ दवा भी उपलब्ध है गौमूत्र से, पंचगव्य। कुछ लोग इलाके के लोग ले गए हैं, कुछ लत्तर पर, फसल पर, हम तो ले गए। एक आम के पेड़ पर हमने मंजर पर दिया, टिकोरा आ गया था, वो ठीक रहा, एक को हमने छोड़ दिया कि इसका क्या रिजल्ट होता है। उसमें तो पक पक के गिर गया। पटवन दोनों को करते रहे और 3 कट्ठे में हमने मूंग लगाया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि 3 बार छींटने के लिए बोले थे, लेकिन हमने 2 ही बार छींटा, क्योंकि उस वक्त पटवन वक्त हम घर पर नहीं थे, बच्चा पटा दिया। हालांकि 3 बार देने के बाद और अच्छा फसल होता। वो फसल अच्छी है, देखने में भी सुंदर लगती है, फल भी दिया। और आगे हम धान का बीज में इनसे सवाल किया था कि बीज शोधित आप दवा पंचगव्य से बनाइए, जो हम लोग उसको शोधित करके बुने, तो हमने शोधित किया है, अब आज ही बीज डाला है। अब उसका भविष्य क्या होगा भविष्य में बताएंगे। और जो निश्चय कर लीजिए कि हमको 5 कट्ठे में ही धान रोपना है, उसमें रासायनिक खाद नहीं देना है, बाकी आप दीजिए 95 में। उसका क्या रिजल्ट होता है, ई दवा से, ई पंचगव्य से और रासायनिक से क्या होता है। और अब तो हमने शोधित करके बीज बुन दिया है, अब आगे सोच रहे हैं कि 10 कट्ठा में हम रासायनिक खाद का प्रयोग ना करेंगे, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है नहीं होता है रिजल्ट बताएगा। लेकिन मूंग का फसल जो हम दिया अच्छा है, और खेतों से पटवन उतना ही किया, जोताई उतना ही किया, लेकिन फिर भी अच्छा है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया परशुराम जी। अच्छा, नए लोग कितने लोग आए हैं? नए लोग जरा सा हाथ उठाइए थोड़ा सा। नए लोग जो पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नए लोग, चलिए इनके लिए भी एक क्लैपिंग कर दीजिए, ताली लगा दीजिए। जो पहले जो मीटिंग यहाँ अटेंड कर चुके हैं, तो और उनके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं, और जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं विशेष रूप से बताता हूँ कि कृषि का मतलब क्या है। कोई बता सकते हैं कृषि का मतलब क्या है नए लोग में? आखिर कृषि जो कर रहे हैं, सब लोग 3-3 बीघा के मिनिमम भी किसान होंगे कम से कम, ये तो तय बात है। मिनिमम 3 बीघा किसान है ना यहाँ पे, हाँ, मिनिमम कम से कम 3 बीघा तो कम से हो। तो खेती का मतलब क्या है? आखिर खेती का मतलब क्या है? आप जो खेती करते हैं उसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं? आप कितने कट्ठे में कर रहे हैं खेती? 3-4 बीघा। तो खेती का मतलब क्या है? खेती आप क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा ना, उपजाऊ के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ लेने के लिए, यही कर रहे हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि खेती का मतलब है कि अहिंसात्मक खेती करना, मतलब बिना मार धाड़ का खेती करना। अब बिना मार धाड़ का खेती कैसे होगा? बिना मार धाड़ का खेती कैसे होगा कि मतलब कि जैसे आप यूरिया DAP डाल रहे हैं, तो उससे बहुत सारे आपका
कीट पतंगा मर जा रहा है, बहुत सारा केचुआ मर जा रहा है। केचुआ तो आपके खेत में आया ही नहीं, वो 10 फीट नीचे जाके सो गया है, वो आपका यूरिया DAP से तो आने वाला केचुआ है नहीं, तो आप उसको मार दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं अहिंसात्मक खेती। कहाँ लिखे थे? अहिंसात्मक खेती, ठीक है, या अहिंसावादी खेती करना है। तो इसका खेती का मतलब ही यही है कि कृषि का मतलब है कि सभी सुखी रहें, सभी आनंदी रहें, कोई दुख का भागी ना बने, इस तरह से खेती करना है। खेती का मतलब ही यही है, ठीक है। तो और कृषि का मतलब है कि संसार की प्रत्येक इकाइयों को पालना, जैसे केचुआ हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, सबको पालना, और खेत की उर्वरा शक्ति को पालना, इस तरह से खेती करना है। इस तरह से खेती करने से आज आज़ाद भारत में 75 वर्ष के आज़ादी के में आज ये भारत सरकार को ये कौन से ऐसे मजबूरी है जो आप किसान को सहायता नहीं दे पा रही है। किसान हमेशा कर्जदार होते जा रहा है, लगाता कुछ है उसको उपज ही नहीं आता है, जितना लागत खेत में लगा रहा है उसको उपज ही नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, क्या कारण आप समझते हैं? दूसरा, आपके सामने जो प्राकृतिक खेती है, आज किसान कहता है कि खेत में जितना लागत लगा रहे हैं उतना हमको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आज इसका कारण क्या है? आप जितना यूरिया DAP लगा रहे हैं खेत में, जितना आप कट्ठा लगा रहे हैं, उतना उसमें यूरिया DAP उसका लागत नहीं आ रहा। क्या सही है? ये सही है। तो आपका तो नुकसान हो रहा होगा, तो आप कर्जदार होते जा रहे होंगे, कर्ज लेते होंगे या और पैसा लगाते होंगे खेत में, तो आपको तो नुकसान भरपूर हो रहा होगा। और दूसरा कारण क्या है नुकसान होने का? मुकदमा लड़ना। आप लोग जरा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति गांव में एक 1.5 एकड़ के लिए उसका मुकदमा चल रहा था किसी किसान दूसरे से। तो वो किसान 1.5 एकड़ के चलते वो 20-20 बीघा बेच दिया वो उस मुकदमा को लड़ने के लिए। तो उस मुकदमा को लड़ने में 20-20 बीघा उसका बिक गया, तो मुकदमा लड़ने में भी आपका नुकसान होता है। तो मुकदमा ना लड़े, ऐसी पंचायत करके घर में गाँव में फैसला करें, मुकदमा ना लड़े, इसका मेरा ये कहना है। तीसरा नुकसान होता है नेचुरल अटैक, मतलब जो नेचुरल जो आपदा जिसको कहते हैं आंधी तूफान, बर्फबारी, इस तरह का किसान का नुकसान होता है कि नहीं होता है? एक मैं घटना सुनाता हूँ। नासिक में एक किसान था, 60 लाख रुपया लेकर के अंगूर की खेती किया 25 एकड़ में, ठीक है, 60 लाख रुपया लेकर के रासायनिक विधि से खेती किया। और वो फसल जब तैयार हो गया, व्यापारी आया उसको खरीदने के लिए, और खरीदने के एक दिन पहले ओलावृष्टि हो गया, उसका फसल सीधा जमीन पर आ गया। उसके बाद उसको पेमेंट देने नहीं आया लोग, उसका फसल वहीं का वहीं रह गया। अब वो सड़क पर आ गया, आत्महत्या की स्थिति आ गया उसका। तो ये ओलावृष्टि का ये कारण हो सकता है, ठीक है, उस किसान को नुकसान होने के लिए। अब इससे बचने का उपाय भी तो है ना। चौथी चीज़ है बीमारी। किसान की यूरिया DAP इतना हीट वार्म, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो देख रहे हैं, आषाढ़ लास्ट होने जा रहा है, एक बूंद बारिश नहीं, इसका क्या कारण है? यूरिया DAP कैसे इसका काम करता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो तरह तरह की बीमारियों में आपका पैसा जा रहा है, खेत का खेत बिक जा रहा है, बीघा का बीघा बिक जा रहा है बीमारी के इलाज करने में। बात सही है कि नहीं मेरा? बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर बीमारी ना हो, कम हो, बीमारी हो ही नहीं, तो हमारा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो किसान को हम यहाँ पे क्यों आए? किसान का पैसा बचाना, किसान को आय को दुगनी कराना, इसलिए हम इस तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आज भारत का रासायनिक 4,80,000 विदेश को भेजता है रासायनिक चीज़ को खरीदने में, जैसे कीटनाशक के रूप में हो गया, यूरिया DAP को 4,80,000 करोड़ रुपया भेजता है विदेश को। तो वो पैसा बचाया जा सकता है। अगर आप एक कट्ठे में 1 बैग डालते हैं इस साल, तो अगले साल हो सकता है आपको 1.25 बैग डालना पड़े, 1.5 बैग डालना पड़े, 2 बैग डालना पड़े। क्या ये सही है? तो बिल्कुल इसमें समर्थन करते रहिए, तो हमको लगेगा। इससे गर्मी के कारण मिट्टी कठोर हो जाता है आपका। जो देखिए यूरिया DAP होता है क्या है बता रहे, यूरिया DAP में एक्सेस नाइट्रोजन, जैसे आप जमीन में डाले, फसल पे डाले, तो वो 7 सेकंड में वो नाइट्रोजन पौधा खींच लिया, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पौधा वो यूरिया DAP का वो खींच लिया, और उससे एक सीमेंटेशन पैदा करता है, वो जो कठोर पैदा करता है, जो मिट्टी को सीमेंटेशन करता है। सीमेंटेशन समझ रहे हैं? जमाव करता है, मिट्टी को कड़ा करता है, कठोर कर देता है मिट्टी को। तो वो यूरिया DAP से ये होता है। जब आप कठोर हो गया, तब आप बारिश का पानी भी वो सोखेगा नहीं। क्या ये सही है? सही है।
बारिश का पानी भी उस यूरिया डीपी से जो सीमेंटेशन हो गया, मिट्टी कड़ा हो गया, जब बारिश का पानी आप आया तो भी जमीन की धरती के नीचे जाएगा नहीं, ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा। क्या सही है? तो इस तरह से समस्या आ रहा है। इस समस्या का समाधान आप लोग कभी सोचे नहीं कि कैसे समाधान होगा? कभी सोचते थे, कभी दिमाग में आता था कि इसका समाधान होगा? कभी दिमाग में आया था कि इसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो यंग हैं, आप सब कुछ सोचना चाहते हैं, तो कभी सोचे थे कि इस तरह का समाधान होगा कि नहीं इसका? क्या सरकार से कभी डिमांड किए आप? सरकार से तो डिमांड नहीं किए। क्या कृषि वैज्ञानिक के पास आप जाते हैं तो क्या डिमांड नहीं किए कि हमारा जमीन खराब हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम कोई सरकारी संस्था से नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हमको कोई सरकार ने नहीं भेजा। हमारा खुद का प्रोडक्ट, खुद का रिसर्च किया हुआ और खुद का मेरा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है और मेरा खुद का ये संचालक है। इससे किसी को इतराज है? इससे किसी को तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं है। अगर आपको हम फायदा देते हैं, दुगना फायदा कराते हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है आपको? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो सिंचाई का पानी उसमें कम लगेगा। हमारा जब सिंचाई का पानी इसमें ज़्यादा लगता है, माइक्रो अमृतम से आप करेंगे तो सिंचाई का पानी भी कम लगेगा, बिजली की खपत 50% आ जाएगा। मतलब आपका, हम ये कहना चाहते हैं कि 10% आपका खर्च लगेगा और 90% आपका बचत होगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो यही चीज़ तो हम बताना चाहते हैं कि आपका मात्र 10% ही खर्च होगा और 90% आपका बचत होगा। तब आप तो आय तो दुगनी होगा, तो ये घर खुशहाल होगा। आपका खेत का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स है, वो मर जाता है यूरिया डीएपी से। आपका रासायनिक खेती असर अनाज में आता है, उसका पॉइजन आ जाए तो वह खाते हैं तो वो आता है। तो इसके कारण पूरा भयंकर बीमारी होता है सामना का। ज़मीन का वाटर लेवल नीचे चला जाता है, 200 फीट पे, 250 फीट पे पानी नहीं मिल रहा है। सब यूरिया डीएपी का माल है। अब उसका कैसे आगे डीजल का खर्च कम होता है। केचुआ 10 फीट नीचे जाके सो गया। तो जिस रासायनिक कीटनाशक से आप कीटनाशक जो कीट जो पतंगों को मारने के लिए जो आप मारने के लिए जो आप डालते हैं यूरिया डीएपी, आपका कीट जो दुश्मन नहीं है आपका, आप दुश्मन उसको मारने के लिए डालते हैं ना। हम तो ये सुने 18,000 का एक बोतल आता है ये कीटनाशक। आप सुने हैं कभी? 18,000 रुपये का एक बोतल आता है 1 लीटर कीट को मारने के लिए। अब ये 18,000 डालेगा फसल में, तो फसल खाएगा आदमी तो क्या होगा? ऐसा आप सुने हैं 18,000 रुपये का। हम तो ताज्जुब करते हैं, 18,000 रुपये का कीट को मारने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। तो वो सब नेप्टा नाम का एक केमिकल होता है जो विदेश से आता है, वो आप लोगों को दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। आगे बताएंगे इसमें कैसे कैसे आप लोगों को गुमराह किया जाता है। और उस मॉडल के आज एक खास चर्चा करने जा रहा हूँ, मॉडल के बारे में। 5 कट्ठा 100 फीट बाई 100 फीट का एक टुकड़ा तैयार करिए और उस मॉडल में क्या क्या ले सकते हैं, 5 स्तरीय क्रॉप्स ले सकते हैं और उसे कैसे आपको संचालित कर सकते हैं, बताऊंगा आपको। तो ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दाना दाना पे लिखा है खाने वाले को, तो कीट पतंगे का भी तो खाने का उसका अधिकार है। आपके पास जो थाली में जो भोजन पहुंच रहा है वो आपका 84 लाख जीव के खाने के बाद ही पहुंच रहा है। आप कोठी में धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं, उसमें लगता है नहीं कीड़ी लगता है, क्या लगता है? अंत में वो ही पहुंचता है। और कोठी में अगर आप चावल रखते हैं, अगर उसमें कीट नहीं लगे तो वो चावल हमेशा नया ही रह जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरी बात से सहमत है? सहमत है कि नहीं? ये सही है कि नहीं बताइए। जब आप कोठी में धान रखिए, ड्रम में रखिए, उसमें आपको देखिएगा कि कुछ दिन में कीड़ा लग जाएगा। और वो करता क्या कीड़ा है, वो पुराना जो कहते हैं ना, पुराना चावल है वो पुराना बनाता है। अगर वो ना लगे ना तो चावल हमेशा नया ही रहेगा, पुराना होगा ही नहीं। तो अंत तक हमारे थाली में कहाँ पहुंचा, उसको कीट के खाने के बाद ही पहुंचा। तो ये सब आपका मित्र कीट है, उसको दुश्मन मत समझिए। तो ये सब सारी चीजें हैं। आप वैज्ञानिक के पास जाते हैं, मिट्टी के मेरा जांच कर दीजिए, जाते हैं? कोई गए हैं आज तक यहाँ पे? यहाँ से कोई गया है? हम लोग यहाँ पे कोई नहीं गया है? नहीं, आप जाते हैं मिट्टी को जांच कर दिए, कभी गए हैं? कृषि सलाहकार हाँ विभागीय द्वारा, हाँ कृषि सलाहकार हर पंचायत में है बिहार में। हाँ या पूरे देश में होगा। बिल्कुल। तो वो आता है, ठीक है, गाँव चुनाता है, ठीक है, गाँव का नाम गया, 10 किसान का नाम गया, ठीक है,
दस क्षेत्र से हर किसान को 5 प्लॉट से देना है। ठीक है, हाँ 2 फीट कोड़ दीजिए, उसके बाद अंदर वाला मिर्च। ठीक है। हम तो लगता है 10 बार दिए देखो बार में। एक मिनट, अब वैज्ञानिक वो जो आपका कृषक जो फरिया लिया, अब वो साइंटिस्ट क्या कहता है कि आपका खेत का मिट्टी का पीएच 7 है, यही आपका रिपोर्ट में लिख के देगा। मैं दावे के साथ, मेरे सामने बुलाइए उसको, यही लिख के देगा आपका खेत का मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 है। इससे आप क्या समझते हैं ये बताइए? आप तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप पीएच का मैंने एक वैल्यू नापा गया है, एक वैल्यू है पीएच। हाँ तो हाँ, परसेंटेज इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू जो है मिट्टी में कितना है, तो वो 7 आपको पेपर पे लिख के देगा। तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? यही समझते हैं कि इसमें हमारे मिट्टी में बहुत बड़ा रोग लग गया, यही समझते हैं ना? तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको लिख के दे दिया कि पीएच आपका 7 है, आपकी मिट्टी में जांच करके पेपर पे लिखिए, मिट्टी में जांच करके 7 आया, आप यूरिया डीएपी ठोक के डालिए। आप गए और 10 बैग और खरीद के फिर डाल दिए। यही कहता है ना किसान, यही कहता है ना वैज्ञानिक, वही जो रिसर्च करता है वही कहता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये पीएच वैल्यू जिसका 7 है वो सबसे अच्छा खेती माना गया है, उसका सबसे अच्छा खेती का उसका रिजल्ट है। और जब आपका खेती का रिजल्ट 2.5 आता है तो चिंता का विषय है। पेपर में आप लिखा रहेगा पीएच 7, तो समझिए चिंता का कोई विषय नहीं है, लिख के ही देगा, लेकिन 7 ही लिख के देगा। फिर कहेगा कि आप यूरिया डीएपी ठोक के डालो। लेकिन अगर रिपोर्ट में आता है 2.5 तो चिंता का विषय है। उसका उपाय बताऊंगा मैं। 2.5 आता है, इसका उपाय बताऊंगा कि कैसे ये 7 तक आएगा। 7 स्टैंडर्ड माना गया है। कोको कोला का पीएच वैल्यू कितना मालूम है? कितना है? 2.5 है। 2.5 जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, उसका पीएच वैल्यू कितना आता है? 2.5 है। एसिडिक है। आपके खेत में अगर 2.5 आ गया तो यूरिया डीएपी से उसका एसिड बढ़ गया, मिट्टी में एसिड बढ़ गया, और उस एसिड आपका पौधा में चला गया, उस पौधे से आपके पेट में चला गया, और जब पेट में आ गया तो पूरा पेट आपका अम्लीय कर देगा, अम्लीय कर देगा, अम्लीय कर देगा आपका पेट। आपका पेट में अम्ल आ गया। जब पेट में जब अम्ल आ गया, आपका ब्लड में अम्ल आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद तरह तरह के रोग, यूरिया क्या कहते हैं, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, जितना भी सारा बीमारी आपको आएगा। आपको यूरिया डीएपी डाले, आपका पीएच वैल्यू चला गया 2.5 मिट्टी में, मिट्टी के असर से आपका चला गया प्लांट में, प्लांट से चला गया आपके पेट में, पेट से आपका तरह तरह की बीमारी हो गया। ये सब असर आता है। अब इसको संभालने के लिए भी उपाय बताऊंगा आगे। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि फसल में रोग क्यों लगते हैं? फसल में रोग क्यों लगते हैं? कोई नया आदमी बताइए, बताइए, कोई भी बुद्धिजीवी हो। फसल में रोग क्यों लगते हैं? नहीं पता आपको? फसल में नहीं पता तो नहीं बोलिए, इसमें क्या है। फसल में रोग लगते हैं मोनोकल्चर। 2 तरह का होता है। एक तरह होता है मोनोकल्चर, मोनोकल्चर। दूसरा होता है मल्टीकल्चर, मल्टीकल्चर। आप सिर्फ गेहूं लगा रहे हैं, गेहूं लगाते गए, आपका गेहूं में रोग लगना ही तय है, उसमें लगना तय है। आप सिर्फ धान कर रहे हैं, मोनोकल्चर, एकल फसल वही हुआ। मल्टी का अगर 10 तरह का एक खेत में आप फसल लगाइए, आपको रोग कम जाएगा ऐसे ही। इसको कहते हैं मोनोकल्चर और मल्टीकल्चर। तो इस तरह से आपको खेती नहीं करना है अमृतम से कि आप धान कर रहे हैं तो लगातार धान ही कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं तो लगातार, इस तरह से नहीं करना है। मल्टी लेयर क्रॉप्स करना है, इंटर क्रॉपिंग करना है, इस तरह से होता है। चेंजिंग सीधे कहिए। ये अमृतम से क्या क्या फायदे हैं, ये सब थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये 100% ऑर्गेनिक है। ये अमृतम है, पंचगव्य से बनाया गया है, 100% ऑर्गेनिक है। गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, छाछ, ये सब से बनाया गया है इसको। इसका प्रोडक्शन हाई होगा। आप खेत में आप इससे प्रोडक्शन हाई ले सकते हैं। जो यूरिया डीएपी से ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ले सकते हैं। इसका
अनाज की क्वालिटी बेस्ट होगा, इससे आपको करने में अनाज की क्वालिटी बेस्ट होगा, अनाज का जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगा इससे खेती करने में, पानी की सिंचाई कम लगेगा और पौधा का रोग कम लगेगा, पौधा में रोग कम लगेगा, मिट्टी में उर्वरा शक्ति को हमेशा बना के रखेगा, तो लॉस होने नहीं देगा, उसके खेत के आसपास ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा रहेगा और गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे। इसका चारा अगर गाय खाएगी तो गाय का फर्टिलिटी बढ़ेगा, ज़्यादा बार बच्चा दे सकती है, लोग की बीमार कम पड़ेंगे। इससे बीज के तैयार कर सकते हैं, बीज तैयार करने का विधि बताऊंगा आज, बीज कैसे तैयार करना है। मिट्टी के रोग में कम लगेगा, खेत पर जाने पर ठंडक महसूस होगा, इससे आप खेती करेंगे तो खेत पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेती अमृतम इसके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर एक डब्बे के बदले 2 डब्बे भी डाल दिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई फसल में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अब सारे के लिए अब नई चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा। किसी भी जीव का, पौधा का, पेड़ पंच महाभूत के कारण से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी जीव, जैसे आदमी हो, प्लांट हो, पौधा हो, वो पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इतना नाम सुने होंगे, सब ये पांच महाभूत से ही जुड़ा हुआ है, इस 5 तत्व से ही जुड़ा हुआ है। जो कोई भी जीव हो, पौधा हो, प्लांट हो, और हम सब लालन का पालन का इसी 5 महाभूत से होता है। भगवान ही प्राकृतिक है, प्राकृतिक ही भगवान है। यह 5 महाभूत प्राकृतिक का वैभव है। यह 5 महाभूत को ठीक ठाक रखना होगा, यह मानव का पहला और आखिरी कर्तव्य है, ठीक है। प्राकृतिक कभी भी आपको मिलावट की वस्तुएं नहीं देती है, वो मिलावट की वस्तुएं खुद आदमी करता है, मनुष्य करता है, ठीक है। मिलावट तो मनुष्य खुद करता है। प्रत्येक साल प्राकृतिक बारिश के मौसम में वो सजना संवरना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें यूरिया, DAP, रासायनिक खाद डाल करके उसको हम लोग बर्बाद करते हैं। हर साल वो सजना संवरना चाहती है, लेकिन हम लोग खुद उसको बर्बाद करते हैं। अगर प्रकृति का वैभव ठीक नहीं है तो कोई भी माइकल डॉक्टर नहीं है कि आपके वो बीमारी को ठीक कर दे। कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता अगर प्राकृतिक का वैभव ठीक नहीं है। इसलिए प्राकृतिक की वैभव को ठीक रखना पड़ेगा। नंगे पांव पैर जमीन पे चलना होगा, ये कड़ी धूप को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब प्राकृतिक की वैभव को ठीक रखने के लिए ये क्षितिजल पावक गगन समीरा ये जो है सब सही रहेगा। इस तरह से करना पड़ेगा। ये कियारी लिए, यहाँ गड्ढा आ गया, ठीक है। ये जैसे कि मान ली कि आप यहाँ पे धान लगा रहे हैं, यहाँ पे धान चल रहा है, यहाँ पे कुछ दूसरा फसल चल रहा है, तो जो दूसरा फसल है इस फसल का जो इस धान जो लगाए हैं उसका जो मूल्य आपको लगा है, उसका मूल्य इस सहयोगी फसल से निकालना और मेन फसल का पैसा बोनस के रूप में लेना, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। समझ में आया क्या बोले हम? समझ में आया क्या बोले हम? मेन फसल जैसे आप गेहूं लगाए, गेहूं में जो आपका लागत लगा और उसके सहयोगी फसल जो आप लगाए उससे उस जितना आपका लागत लगा है उसका पैसा उससे निकाल लेना, और जो मेन फसल है उसकी लागत से उस बोनस के रूप में लेना, इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। समझ में आया क्या बोले हम? किन्हीं को नहीं समझ आया पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको? तो फसलों के बढ़ाने के उपज लेने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, सभी किसान शहर की ओर भागते हैं। जैसे बीज लाना हो, ट्रैक्टर लाना हो, चाहे जो भी लाना हो, दवाई लाना हो, यूरिया DAP लाना हो, शहर की ओर भागते हैं। मेरा कहना है कि गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा गांव में कैसा रहेगा? अच्छा, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में, वही चीज हम पहुंच रहे हैं अभी। गांव का पैसा गांव में, समझिए क्या बोल रहे हैं।
गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में। इसी तरह देश का पैसा देश में और विदेश का पैसा देश में। ये मेरा मॉडल है। यहाँ का फसल जो उपज होगा ज़्यादा, पहले हम गांव में देखा करते थे, वहाँ जुलाहा हुआ करता था, लुहार हुआ करता था, हर तरह की व्यवस्था था, हर तरह का साग सब्जी जो भी दुनिया सब चीज़ गांव में व्यवस्थित था। हम तो खुद अपने बचपन में याद है हमको सब चीज़। आज जरा सा भी एक ठो नमक भी घटा तो बाजार की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, शहर की ओर दौड़ रहे हैं। एक बात का मतलब कहते हैं, एक यूरिया डीएपी लाना है तो बाजार की ओर। मेरा कहना है गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा गांव में और देश का पैसा देश में, विदेश का पैसा देश में। ये मेरा मॉडल है, इस पे काम करना है हमको। अब जैसे मूंग उपजाई, इनका 3 कट्ठा में मूंग आया, अब ये बोले कि मंडी में 70 रुपये तक रेट मिला, ठीक है, यही रेट खुला होगा 70 रुपये। हम ही कहते हैं कि आप तमाम गया के जितने अधिकारी हैं, आप उनके दरवाजे पे जाइए कि सर हम एक ऐसा उत्पाद लेके आ रहे हैं जो पंचगव्य से उत्पादित किए हैं, क्या रिस्पांस देगा वो आपको बिलीव नहीं करेंगे कि आपको रिस्पांस मिलेगा। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे आपको क्या रिस्पांस मिलेगा। वो 70 की जगह 80 मिलेगा आपको, 90 मिलेगा आपको। वो आपको 60 नहीं देने जा रहा, कम भी नहीं कराने जा रहा है। वो लोग को 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट है, 1.5 लाख रुपए पेमेंट है। 100-200 देखेगा, वो तो चीज़ देखेगा आप कितना बढ़िया चीज़। और एक बार खा लिया आपके अमृतन से तो आपको दोबारा फ़ोन करके मांगेगा। तो गांव का पैसा गांव में हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं गांव का पैसा गांव में? आप शर्माइएगा, हम उसके दरवाजे पे जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो फैमिली किसान बनना पड़ेगा। फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली किसान क्यों नहीं हो सकता? गलत बोल रहे हैं क्या? 3 बीघा जिसकी खेती है वो बटाईदार को दे करके 5,000 रुपये का बॉम्बे में नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमृतम से 3 बीघा में जो खेती कर लेगा वो 5 परिवार को बैठा के खिलाएगा। मेरा मॉडल से काम करना पड़ेगा। तो गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा गांव में, देश का पैसा देश में, विदेश का पैसा देश में। इस मॉडल पे काम करिए। हरित क्रांति आया था, कौन कौन जानते हैं हरित क्रांति के बारे में? आप तो जानते होंगे हरित क्रांति के बारे में। ये हरियाली लाने के लिए हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति क्या हुआ था? ये हरियाली लाने के लिए हरित क्रांति हिंसा का रूपांतर है। हरित क्रांति हिंसा का रूपांतर है, उससे हिंसात्मक खेती हो रहा है। ये नवनिर्माण नहीं है, रासायनिक खादें और जहरीले कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके धरती के भीतर रहने वाले करोड़ों जीव जंतुओं को मारा जा रहा है हरित क्रांति के नाम पर। विनाश का पशु पक्षियों को विनाश का क्या, उससे बहुत सारे कैंसर, शुगर तथा दिल की बीमारियां होते जा रहा है। पानी और पर्यावरण का विनाश और विनाश का लीला ही है। हरित क्रांति के कारण भूमि का पोषक तत्व एवं संसाधनों का भरपूर थी, जो कि बांझ और बंजर हो चुकी है जमीन। जो पैदावार घटने लगा है, पानी जहरीला हो चुका है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग गया है। ये हरित क्रांति का देन है, यूरिया डीएपी का देन है, इस तरह से देन है। मानसून का, आकस्मिक मानसून का इधर उधर उथल पथल हो गया, समय से मानसून नहीं है। आषाढ़ का महीना खत्म होने जा रहा है, एक बूंद पानी नहीं है। सावन आने जा रहा है, धान की रोपाई होगा कैसे? आप लोग मिट्टी में रोपिएगा, कैसे रोपिएगा? ये सब हरित क्रांति का देन है। अब आता हूं मेन मुद्दा पे। इतना तो सारी बातें हुई, हमारे खेती से, इस अमृतम की खेती से 4 पिलर है, 4 तरह का।
अब मेन मुद्दा पे आता हूँ। इस अमृतम से खेती करने का 4 पिलर है, 4 पिलर। ये जीवाणु अमृत इसी को कहते हैं। इस तरह का बीज उपचार, जो भी आपको बीज लगाना है पहले उपचार करके लगाना है, ठीक है। मान लें कि आपको देसी बीज नहीं मिल पाता है, आप हाइब्रिड बीज लेके आए, तो हाइब्रिड बीज को आपको उपचार करेंगे और उसको आप लगाएंगे तो धीरे धीरे 5 से 6 साल के बाद में एक नया ब्रांड तैयार हो जाएगा आपका। उसको कैसे करना है वो सब बताएंगे आगे चल के। बीजोपचार करना है आपको। तीसरा है आच्छादन, मल्चिंग, जिसको मल्चिंग कहते हैं। अभी आप बात कर रहे थे ना कि पुआल को जला दिए, ये कर दिए। आपको मैं बोला था कि घास आपको खरीदना ना पड़ जाए। जब आप क्रॉप्स लगाएंगे, धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, चाहे जो भी आप फसल लगाए, आपको पुआल बिछाना है, उसको मल्चिंग करना है, उसको छाया देना है, तभी आपका केचुआ अंदर से। केचुआ का एक सिद्धांत है कि वो रात में काम करता है, अंधेरा में काम करता है, दिन में काम नहीं करता। केचुआ रात में काम करता है। तो जब आप मल्ची करेंगे, उसको छाया देंगे, तो आपका दिन में भी केचुआ आएगा। अमृतम डाल के उसको मल्चिंग कर दीजिए और धीरे धीरे रात दिन केचुआ काम करेगा। उसको 24 घंटा काम कराने के लिए आपको मल्चिंग करना पड़ेगा, मतलब पुआल को आपको बिछाना पड़ेगा, उसको ढकना कहते हैं। आच्छादन का मतलब बापसा जैसे ये पेड़ है, ये जो आप पौधा जो लगाए, तो यहाँ पे ये जो पेड़ है, यहाँ पे एक वापसा होता है, वापसा, इसको वापसा कहते हैं। ये वापसा पता कैसे चलेगा आपको? 12 बजे दिन में दोपहर में जब धूप की छाया पड़ता है पौधा पे, तो ये छाया यहाँ पड़ा, यहाँ छाया यहाँ पड़ता है, जहाँ छाया पड़ा वहीं पे वापसा होता है, वापसा का जड़ होता है, ठीक है। और एक होता है टेप रूट। ये टेप रूट समझते हैं क्या होता है? टेप रूट समझते नहीं? टेप रूट नहीं समझते। ये जो धान आप बिछड़ा जो डाल दिए, तो जड़ नीचे आएगा, जड़ आएगा ना, इधर उधर जड़ आएगा, तो एक जड़ आपका नीचे जाएगा, वो पानी की तलाश में जाएगा। प्राणी रूट, एकदम सही बोले, ये प्राणी रूट है ये। अब होता क्या है, मेरे विधि से प्लांटिंग करना प्रोसेस नहीं है, बीज रोपने का प्रोसेस है। अब होता क्या, प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, जब आप धान का बिछड़ा डाले, आपका टेप रूट तो गया, पानी खोजते हुए नीचे गया, आप क्या किए, गीला करके उखाड़ दिए, आपका कट के यहीं से निकल गया, सेकेंडरी रूट कट गया, ये टेप रूट कट गया आपका यहाँ, बाकी सब जड़ आ गया, यहीं पे मार खा गया। वो जो झुलसा रोग जो हुआ, उसका कारण यही है। आया समझ में? ये मेरी विधि से आपको करना क्या है, डायरेक्ट बीज बोल रहा है। सौतेली माता और अपनी माता, जो आप बिछड़ा डाले, ये होगी अपनी माता। अब दूसरे मिट्टी में डाल दिए वो सौतेली माता, तो सौतेली माता कितना सेवा करेगी? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझ लीजिएगा ना, तो सारा दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। अब एक चीज बता दो, आप कियारी लगाए, यहां कियारी लगाए, ऐसे चल रहा है कियारी, ऐसे चल रहा है ना। अब एक सिद्धांत है, आप यहां पे एक बीज डाल दिए, आप यहां पानी डाल रहे हैं, आप नाली में पानी डाल रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, नाली में पानी डालना है आपको। अब ये क्या सोचेगा जड़, कि मेरा भोजन यहां पर है, अभी जड़ इधर भागेगा, फिर इधर पानी डाले, जड़ इधर भागेगा, तो यहां से क्या निकलेगा, पोटास निकलेगा, ठीक है, निकलेगा कि नहीं? जहां जहां जड़ भागेगा अपने भोजन की तलाश में, वहां से पोटास निकलेगा। एक एक गेहूं में 52 पोटास लिया गया है। एक बीज से, मैं 1000 बीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक बीज से 52 पोटास लिया गया है। और उस 52 पोटास में बाल की लंबाई का साइज जो स्टेप के रूप में होता है, हाँ, इतना और 52 का पोटास में आप अंदाजा लगा लीजिए, कृषक हैं तो कितना गेहूं होगा एक बीज से। तो विधि यही है, हमारा विधि यही है। आप छिटकवा विधि से करके आते हैं, वो विधि नहीं है मेरा। वो टेप रूट उसमें कट जाता है, धान में टेप रूट कटेगा, कितना भी बढ़िया से आप कबाड़िएगा, टेप रूट कट जाएगा, अब धान सूतेगा, जरा सा हवा चलेगा सूख जाएगा। हमारा अमृतम से कभी सूतेगा नहीं धान,
कभी रोग नहीं लगेगा, टेप रूट कटेगा। जब जब आऊंगा मैं हर चीज नई चीज बताते जाऊंगा। टेप रूट कटेगा। अब टेप भी रूट कट गया, कोई भी फसल, आम का पेड़ ले लीजिए, आम कैसे लगाते हैं, गुठली रोप दिए, आम कैसे लगाना है आपको बताता हूँ। आपको आम कैसे लगाना है, आम एक ऐसा पेड़ चुनिए जो किनारे में है। आम का पेड़ एक ऐसा चुनिए, कैसा क्वालिटी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आम का बागवानी कैसे करते हैं लोग, आम का पेड़ जो किनारे में है, जंगल टाइप का है, विशाल है, उसका फल लेके आइए, पका हुआ फल लेके आइए, उसका गुठली तैयार करिए और गुठली का आम खा करके तुरंत रोप दीजिए जहाँ आपको रोपना है। वो मदर हो गया, उसका उस जमीन का मदर हो गया, मदर का बच्चा हो गया। उस जमीन में जहाँ रोपे उस माँ का बच्चा हो गया। उसको काटना नहीं है, उसको हटाना भी नहीं है। जब एक इतना बड़ा हो गया, 1 फीट का हो गया, तो उसमें जो आम आपको पसंद है, जैसे मानभोग लगाना चाहते हैं, जो भी पसंद है आपको आम, सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम लेके आइए और 2.5 लाख रुपए किलो का आम लेके आइए। 2.5 लाख रुपए किलो आम सुने हैं? सुने हैं सर? 2.5 लाख रुपए आम सुने हैं? उसका नाम क्या तो है, लाल कलर का होता है, एकदम तोता जैसा लाल होता है सर, ब्लू, वही लाल हो जाता है, वही लाल हो जाता है उसकी। हाँ, 2.5 लाख रुपए की। हाँ, तो सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उसका आप कलम लेके आइए, उसका क्या कहते हैं उसको, नहीं बीज आप कहाँ, उसका डाली का कटिंग लेके आइए और जहाँ आम जो लगाए थे उसमें आप ग्रूटिंग करिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको काट करके उसको क्या बोलते हैं, उसको कलम लगाइए। कलम नहीं, उसका जो आप रूट काटे उसमें काट करके बाइंडिंग करिए। हाँ, उस तरह से करिए, बाइंडिंग करिए, एक जानकार व्यक्ति से करवाइए जो, तो उसको करिए और वो आपका जो आम का फसल होगा 200 साल खराब नहीं होगा। ये आम लगाने का विधि हुआ। और इसी तरह विधि सारे पेड़ पौधा फसल जितना भी आप फल का ले सकते हैं, इसी विधि से लगाना है। इसी विधि से मतलब जैसे केला लगाए आप, केला के बारे में बताता हूँ आपको। केला जो लगाना चाहते हैं, केला जो फसल लगाए, एक बार आप केला लगाए उसको 100 साल आपको हटाना नहीं है, 100 साल फसल देगा केला। अब अब करना क्या है, केला लग गया यहाँ पे, अब उसका फल तैयार हो गया, ठीक है। अब उसका पत्ता नीचे वाला देखिएगा कि वो झड़ेगा, सूख जाएगा, तो इसको काटना नहीं है, हटाना नहीं है, एकदम नहीं हटाना है, भूल के भी मत हटाइएगा। जब तक ये केला आप हार्वेस्टिंग नहीं कर देते हैं, इसको हटा नहीं लेते हैं कंधा को, तब तक आप इसको, इस नीचे वाले सूखे वाले पत्ते को हटाना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फसल काट लिए, एक पेड़ आपका, इसको पेड़ को पूरा हटाइए, यहाँ से काटिए और इसको वही ज़मीन में छोटा छोटा टुकड़ा करके गाड़ दीजिए। उसको कहते हैं मल्चिंग, आच्छादन वही हुआ। और उसमें जो नाइट्रोजन है आपके दूसरे पेड़ जो खड़ा है उसको मिल गया। इस तरह से आप केला के करके देखिए, उसको काट के टुकड़ा को गाड़ देना। हाँ, जब आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, तैयार कर लिए, वो तो इसका पत्ता को हटाने नहीं है, फिर उसके बाद पेड़ को काट के उसकी जमीन में डाल दीजिए। हाँ, गड्ढा करके डाल दीजिए। हाँ, तो वही होगा ना, तो वो फैलते जाएगा और आपका फसल देते जाएगा। और इस तरह से करिएगा तो ज़्यादा बढ़िया से फसल ले पाइएगा। हाँ, पेड़ समाप्त नहीं होता है, वो बाहर से बगल से फेंकेगा, काट के देने के बाद उसकी शक्ति बढ़ जाएगा। तो ये हर चीज़ में काम करता है। आपका धान में भी यही काम करेगा, गेहूं में भी इसी तरह से करेगा। उसको मल्चिंग कहते हैं, उसको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारी विधि में। रासायनिक में तो करते नहीं है। अच्छा रासायनिक से आ रहे हैं अमृतम में, ठीक है। रासायनिक खेती पहले करते थे, अब आप आ रहे हैं अमृतम में। तो 4 इंची के बदले 5 इंची आप ये करिए। आप जो आप ट्रैक्टर चलवाइएगा, जुताई जो करिएगा, 5 इंची कम से कम होना चाहिए। अगर अब दूसरे साल आपको 4 इंची करना है, दूसरे साल अमृतम से करिएगा तो 4 इंची में काम चल जाएगा।
इस साल आपको जब आप कर रहे हैं रासायनिक खेती से अमृतम खेती में आ रहे हैं तो ट्रांसफर में कर रहे हैं तो 5 इंची करना पड़ेगा। और जो ये तो जानते होंगे कि नाली का जो दिशा है नॉर्थ साउथ होना चाहिए, मतलब उत्तर दक्षिण की ओर होना चाहिए। ऐसा आप लोग मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? नहीं, जैसे एक होता है ढलाव स्थिति में, तो ढलाव से ऊपर की ओर जाते हैं नाली, समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर वो ढलाव उत्तर और दक्षिण दिशा में है तो सबसे बेहतर है। उत्तर दक्षिण दिशा में अगर नाली आप लगाते हैं, खेत का पानी निकलना, और उत्तर दक्षिण में अगर आपका होता है तो 20% आपका फसल बढ़ जाएगा बिना कुछ किए हुए। हाँ, कुछ खेत होगा कि ढलान स्थिति होगा, पूरा पश्चिम होगा। अगर उत्तर दक्षिण में ढलान की स्थिति, हाँ हाँ, नॉर्थ एंड साउथ में बता रहे हैं। नॉर्थ साउथ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ यदि मान लीजिए उनका ढलान इस तरह से निकाला पोर्शन, हाँ हाँ, और ईस्ट और वेस्ट में यदि चला जाता है आगे बढ़ करके सर, ढलान, हाँ पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट, तो मेरी आपकी मजबूरी हो गई। वो तो अंत में क्या करिएगा, जिस तरह से ढलान है उसी हिसाब से करना होगा। नॉर्थ साउथ कर दीजिएगा तो आपका पानी आपका इधर चलाएगा, तो इसलिए आपको तो मजबूरी है। अगर खेत ढलान नॉर्थ साउथ में है तो समझिए 20% फसल बिना मुफ्त का मिलेगा ज़्यादा। उससे होता क्या है कि धूप की रोशनी का उसमें सिंथेटिक वो जो प्रक्रिया है उससे ज़्यादा उसका मिलता है, और उससे का उपज ज़्यादा जो विटामिन डी है। और पूरा पश्चिम में थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आता है। अगर ढलान अगर नॉर्थ साउथ में है तो बढ़िया है, नॉर्थ साउथ की दिशा में लगाइए। इस तरह से नई चीज़ हो गया, नई चीज़ मिला आपको। आज बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। और उससे पहले मेरे पास 5 तरह का कीटनाशक है, 5 तरह का। जो नीमास्त्र है, नीम की पत्ती से बनाया गया, गौमूत्र सब डाल करके सब बनाया गया है, जो छोटी छोटी इल्लियों को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र है, ये आपको जो हम दिए हैं 10 परनी कीटनाशक है। ये कीटनाशक लाया है ना, 10 परनी कीटनाशक है ये सब तरह का फसल में। लीटर में दिए थे। हाँ नहीं, कीटनाशक हम लाए हैं ना, कीटनाशक लाए हैं। हाँ हाँ, 5 लीटर लाए हैं, कीटनाशक लाए हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्या क्या ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जल्दी से बताइए कि इस सीजन में क्या क्या फसल लेते हैं आप। धान, हाँ बोलते जाइए। मक्का, ठीक है, बोलते जाइए। कद्दू, बहुत अच्छा। हाँ, झींगी, बहुत अच्छा। परोर, बहुत अच्छा, बोलिए, बोलते जाइए। भिंडी, करेला, बहुत अच्छा। हाँ, अरहर, बहुत बढ़िया, बोलिए। कोहड़ा, सीम, बोलते जाइए। सीम नहीं होता है, चलिए ठीक है। हाँ आगे बोलिए। नहीं, टीसी से काम नहीं चलेगा। नाम बताइए। हाँ पूरे बताइए। हाँ, और क्या लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, हम इसमें जोड़ देते हैं। मुनगा, आप जोड़वाइए ना मुनगा। हाँ, ओल, कंदा, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद, कंद, केतारी, ईख, ठीक है, ईख। और बोलिए, बस। फल में आइए, पपीता ले सकते हैं, केला, अमरूद, आम, फल में जितना भी आप सब। अब मैं बताने जा रहा हूँ 5 स्तरीय मॉडल। ये सब सारे एक खेत में लिया जाए तो कैसा रहेगा। कोई तैयार है करने के लिए, कोई ट्रायल करने के लिए तैयार है। 100 फीट बाई 100 फीट एक प्लॉट तैयार करिए। कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं। इस सारे फसल एक खेत में मिलेगा,
ट्राई करने के लिए कोई तैयार है? तभी तो बताऊंगा आगे। कौन कौन करने के लिए तैयार है? हाँ, करने के लिए तैयार है? ठीक है, एक या 2 कट्ठे में नहीं, कम से कम 100 फीट बाई 100 फीट में करिए, तब ना मजा आएगा थोड़ा। चलिए, 1-2 आदमी तैयार हुए, आप तैयार नहीं है? अच्छा, तो 2 ही आदमी ठीक है। हाँ, इस सीजन के लिए, इसी सीजन के लिए। और उसमें आपको करना क्या है? अब उसमें करना क्या है? कॉपी पे है तो नोट कर लीजिए, अगर कॉपी है तो नोट कर लीजिए। काहे कि देखिए, आपको बेड बनाना है 2 फीट का। अगर कोई लिखने का व्यवस्था है तो इनको दीजिए, लिख ले। तो लाना चाहिए ना, हम तो कई बार बोले हैं कि कुछ लिखने का व्यवस्था रखिए, फिर क्या बताने आएगा फिर आपको? ऐसे तो फिर संभव कहाँ? 2 फीट का बेड हो गया, ये 1.5 फीट का नाली हो गया, गड्ढा 1.5 फीट गहरा हो गया, 1.5 फीट चौड़ा यहाँ हो गया, ये 1 फीट गहरा हो गया, गहरा 1 फीट हो गया, ये 2 फीट चौड़ा हो गया। ठीक है, इसको 3 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन 2 ही फीट रखिए, आसान रहेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां चलेगा धान, यहां चलेगा धान। धान आपको बीज रोपना है, ना कि पौधा नहीं रोपना है, बीज डाल देना है। ठीक है, बीज डाल दिए, यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा। अब आप जो फिर यहां पे लगाना है आपको राहड़, यहां पे राहड़ हो गया, यहां पे राहड़ हो गया, यहां पे सब राहड़ चलेगा। राहड़ के जस्ट बगल में 3 इंच पर मिर्ची लगाना है, मिर्ची खड़ा होगा। क्यों मिर्ची खड़ा होगा? मिर्ची को छांव पसंद है। मिर्ची आप खुले खेत में लगा दीजिएगा, आपका खेत मार कर जाएगा। ठीक है, राहड़ के नीचे लगाइए, मिर्ची लगाइए। मिर्ची आपका कितना दिन में फसल आता है? 2 महीना में। आपका 2 महीना में मिर्ची हार्वेस्टिंग हो जाएगा, राहड़ खड़ा रहेगा। राहड़ 8 महीना में होता है, खड़ा रहेगा। अब उसके बाद आपको 100 फीट का कॉर्नर पे यहाँ पे लगाना है आपको सहजन, मुनगा जिसको कहते हैं सहजन। इसी के बगल में आपको तोरी या जो भी लत्तर वाला कद्दू है जो डाल रहे हैं उसको लगाना है। ये 100 फीट का है, ध्यान रहे ये बात का, 100 फीट बाई 100 फीट का है सब ये। ठीक है, इस तरह से। और जो बीच में आप पपीता घुसाइए, बीच में पपीता जाएगा। जितने भी आप फल का नाम या छोटे छोटे जैसे लोबिया, जैसे बैगन, टमाटर, ये सब डाल रहे हैं, यहाँ 3-3 इंच पे डालते चल जाइए। आपको बीज डालना है, बार बार कह रहे हैं, पौधा नहीं डालना है आपका, टेप रूप कटा हुआ नहीं डालना है, बीज डालना है आपको। इसमें आपको अमृतम छोड़ना है 50 लीटर में 5 लीटर में 50 लीटर पानी मिला के, इसमें आप करा विधि द्वारा नाली में जाएगा। ठीक है, अब इसको बीज रोप करके आच्छादन करना है, जैसे पुआल होता है ना, उसको पुआल को बेड पर बिछा देना है, इस पे बिछा देना है, समझ रहे हैं? बिछा देना है। उसके बाद इसमें अमृतम छोड़िए, और फिर जब अंकुर आ जाता है, अंकुर आने के बाद 21 दिन के बाद फिर अमृतम जाएगा, फिर यही जाएगा डब्बा 50 लीटर पानी मिला के, इसमें नाली में जाएगा, आच्छादन, फिर अंकुर आ जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा। हर 21 दिन पर इसको डालना है, और 10 दिन के बाद उसको कीटनाशक जो कीट मारने के लिए जो स्प्रे करने का है, उसको स्प्रे करना है। ये करना है, कर सकते हैं
हर 10 दिन पे स्प्रे होगा, हर 21 दिन, तो हर उसका भी ड्यूरेशन 21 दिन पे आ जाएगा, इसका भी टाइमिंग 21 दिन पे आ जाएगा, मतलब 10-10 दिन पे दोनों कुछ डालना पड़ता है। तो इस तरह से मॉडल पे सारा जो फसल का नाम लिखवा है सारा होगा। जो 2 महीने में हार्वेस्टिंग होगा, कोई 3 महीने में हार्वेस्टिंग होगा, कोई 8 महीने में हार्वेस्टिंग होगा। सहजन खड़ा का खड़ा रहेगा, तोरी टूटने लग जाएगा, कद्दू टूटने लग जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आप 5 स्तरीय मॉडल तैयार करके आप खुशी रह सकते हैं। 1 एकड़ में 27 कट्ठा में वो व्यक्ति साल में 9 लाख रुपए कमाता है, महीने का 50,000 कमाता है 27 कट्ठा में। इस तरह से मॉडल होता है। 27 कट्ठा में, मात्र 27 कट्ठा में, उसमें अंगूर भी लेता है, वो बेल चढ़ता है, पेड़ लगा दिया सहजन पे, अंगूर चढ़ा दिए, पपीता लेता है, देसी पपीता। इस तरह से मॉडल में आप काम करिए, ट्रायल करिए। हम ही नहीं कर रहे हैं, काम करिए, ट्रायल करिए। 100 बाई 100 5 कट्ठा में आप ट्रायल करिए, क्या दिक्कत है ट्रायल करने में? थोड़ा सा मेहनत बनेगा क्यारी। अच्छा, मान लीजिए कि मिर्ची यहाँ 2 महीना में कट गया, उसके बदले फिर तुरंत उस सीजन का जो आपका फसल है वो लगाइए। जो जितना हाइट आता है मिर्ची का, उस हाइट का फिर लगा दीजिए। आपको क्यारी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का सिचुएशन। यहाँ सहजन लगाए, धान तो चल रहा था, हर 3-3 इंच पे धान चलेगा नाली में। ऐसे में धान चल रहा है ना 3-3 इंच पे। जो होगा ठीक खेत होगा, हाँ, तो उसमें कौन डिजाइन से किया जाएगा? जो बोले नाला विधि तो कर रहे हैं। नाला भी कैसे रहेगा? सीधा सीधा रहेगा? अरे नहीं भैया, नाला तो पहले बता दिया आपको। नाला खेत जिसके अनुसार आप नाला बनाइए। हाँ, ये नाला हो गया, ये बताइए नाला हुआ कि नहीं? स्ट्रक्चर से पता नहीं चल रहा है ना। नहीं पता चला। चरकुट खेत हो गया। ये कैसे चरकुट खेत हो? देखिए, ये बेड हो गया आपका, ये नाला जा रहा है, ये बेड हो गया आपका। हुआ कि नहीं? तोरी लग गया या कद्दू लग गया, जो भी लगाना लगा दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 फीट पे आप पपीता रोप दीजिए। 6 फीट पे पपीता हो गया, हर 6 फीट पे पपीता जाएगा। 6 फीट पे पपीता जा रहा है यहाँ पे। कहा कि पपीता भी 20-30 रुपये कच्चा मिल ही जाता है, रेट मिल जाता है, रेट में दिक्कत नहीं है। बहुत लोग खाने लग गए हैं। पकेगा वो भी 40-50 रुपये बिकता है, ते भी मिल जाता है। अगर और क्या लगाना चाहते हैं? बैगन तो चल रहा है आपका क्यारी में, अथी आलू वाला जैसा बेड पे चल रहा है। बैगन, टमाटर वो 3-3 इंच पे लगाते चल जाइए। 3-3 इंच पे लगाना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे गेंदा का फूल लगाना बहुत जरूरी है भाई। मकई, एक बीज मकई भी चलेगा, एक बीज मकई चलेगा। बीच बीच में 3-3 इंच पे या 1-1 फीट पे मकई चलाइए। और गेंदा का फूल भी रोपना है। उससे क्या होता है? मधुमक्खी आके परागण फैलाती है, और परागण से ही आपका फसल तैयार होता है। इसलिए गेंदा का फूल लगाना बहुत जरूरी है। और गेंदा का फूल पे मित्र कीट आता है, और मकई पे मित्र कीट आता है, और उसको लगाना बहुत जरूरी है। लोबिया क्या समझते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? बोड़ा समझ रहे ना? बोड़ा 3 फसल साथ चलेगा, इसको लगाना ही है। 12 महीना चलेगा गेंदा का फूल, मकई और लोबिया। और माली से बात कर लीजिए, गेंदा का फूल आता है, माली से बात कर लीजिए तो हार्वेस्टिंग करके ले जाएगा। हाँ, माली उठा लेगा, उसी से तो पैसा आएगा बॉस। जो मेन फसल आप धान तो का पैसा जो आएगा वो बोनस के रूप में आएगा। हम यही बताना चाहते हैं, धान में जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो आप लागत लगा है, वो आपका बोनस के रूप में आएगा। और इससे फुटास निकलेगा। जब वो जड़ अपना खाने की ओर भागेगा खाने के लिए, तो उससे फुटास आएगा। और उस फुटास में अगर 10 भी फुटास आ गया, 15 भी फुटास आ गया, तो बल्ले बल्ले धीरे धीरे मल्टी क्रॉप में होता है कि फसल मारा गया तो दूसरा चीज आ जाए। मारता है उसमें तो मरता ही नहीं है, अमृतम से तो मरेगा ही नहीं। इस टाइप से होगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और क्या हो गया? और मकई चलेगा, सहजन, बैगन, कद्दू, तोरी और वज्रदंती लगाइए। वज्रदंती मुंह धोना है, वज्रदंती लगाइए। अब यहाँ मेरा सेशन थोड़ा सा, फिर हेल्थ चिकित्सा पे थोड़ा सा बात कर लें। हेल्थ चिकित्सा पे थोड़ा सा बात, आप लोग इंटरेस्ट है तो बात करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं, जरूरी है। 10-15 मिनट है। देखिए, हेल्थ चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है।
जैसे फसल आप तो ऑर्गेनिक ले रहे हैं और हेल्थ के विषय में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का थोड़ा सा और अंदर आइए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हाँ, जैसे कि हेल्थ चिकित्सा, जैसे मैंने बताया था कि आपका मिट्टी जो है उसमें 2.5 pH है, तो मिट्टी में ये एसिड आ गया, मिट्टी से फसल में एसिड आ गया, अम्ल आ गया, उसके बाद पेट में आ गया, पेट के बाद वो तरह तरह के रोग पैदा कर दिया। अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे? अब देखिए, जब सवेरे आप उठे सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? हेल्थ चिकित्सा पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 7-8 साल से हेल्थ सबसे सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? कुली करके पानी पीते हैं। अब श्री बागवट जी हुए 3500 वर्ष पहले, श्री बागवट जी हुए, उन्होंने किताब लिखा अष्टाम हृदयम, एक बुक लिखा, और उसमें मनुष्य के जीने के लिए बहुत सारे सूत्र, 7000 सूत्र को लिखे उन्होंने। और उस सूत्र को लिखे तो हम उसको, किताब मेरे हाथ लगा, हम उसको पढ़े तो हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम अलग है। हम लोग भूल चुके हैं, उस पद्धति को भूल चुके हैं। सबसे पहले सवेरे उठिए, करके देखिएगा, आज जो मैं बता रहा हूँ करके देखिएगा। सवेरे पहले सबसे उठे, आपका पीतल का लोटा लीजिए या कांसा का लोटा लीजिए, पीतल का लोटा या कांसा का लोटा, लोटा से पानी पीना है आपको, गिलास से पीना नहीं है। नहीं, स्टील का लोटा से नहीं चलेगा, स्टील का लोटा से नहीं। स्टील के बारे में बता दूंगा तो आप हिल जाइएगा। हाँ, तांबा भी चलेगा, लेकिन गर्म नहीं चलेगा ना, गर्म पानी तांबा में नहीं पी सकते हैं। फूल का लोटा चलेगा, बहुत बढ़िया है। फूल का लोटा, कांसा पीतल का तांबा, तो गर्म पानी पीना होगा तो गर्म पानी तांबा में नहीं पिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कांसा या पीतल में पीजिए, गिलास से नहीं पीना है। बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताने नहीं आएगा। क्या सर? लोटा से पीने में सुविधा होता है। अब लोटा गिलास में क्या अंतर है ये बताता हूँ। अब लोटा और गिलास में क्या अंतर है? जैसे गिलास में ट्रांसफर कीजिएगा, नहीं, पावर खत्म। गिलास हमारा भारतीय नहीं है, गिलास हमारा भारतीय नहीं है, ये यूरोपियन है, ये यूरोप से गिलास आया। हमारा क्या है? लोटा। लोटा और गिलास में क्या फ़र्क है? कुआं और चापाकल में क्या फ़र्क है? लोटा में होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है। सरफेस, ये थोड़ा साइंस जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। सरफेस टेंशन उसमें लोटा में कम होता है। अब जब, हाँ, सरफेस टेंशन जो होता है लोटा में कम होता है। और गिलास क्या है? एक रेखीय, जैसे नदी का पानी, उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। नदी के पानी से ज़्यादा अच्छा कुआं का पानी, और गिलास का पानी से ज़्यादा अच्छा लोटा का पानी, क्योंकि सरफेस टेंशन। अब जब सरफेस टेंशन वाला जब पानी पिएंगे तो आपका पेट में कब्जियत रहने नहीं देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ उसको? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कुल्ला भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कुल्ला कर लीजिए तब फिर पानी पीजिए, फायदा नहीं करेगा। कुला किया तो लार ग्रंथि आपके, हाँ, बासी मुंह पीना है। ये इतनी बारीकी चीज बता रहा हूँ कि मुंह धो के जहाँ पिए, फायदा नहीं करेगा। हाँ हाँ, हम भी करते थे, हम भी अज्ञान थे तो हम भी करते थे भाई। जब हाँ जैसे कि हाँ बंद रहता है, हाँ तंबाकू खाते हैं, हाँ, तो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू रात में खा के सो जाते हैं क्या? आड़ भी खाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो काम मत करिए। आड़ का टुकड़ा जो है हाँ हाँ जमा हुआ रहता है, हाँ, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उस पर बैक्टीरिया का अंश नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। अब ये जो खैनी वाली जो बात बोले वैसा मत करिए, हम आपके हेल्थ के बारे में चिंतित हैं। आप खाने खा के फेंक दीजिए उसको। फेंक देते हैं। हाँ, ऐसे तो खाइए मत, और नहीं छूटता तो उसका भी दवाई है मेरे पास। अगर खैनी छोड़ाना चाहते हैं या शराब छोड़ाना चाहते हैं, कोई नशा छोड़ाना चाहते हैं, उसका भी दवाई है मेरे पास। ये मत कहिएगा, मैं हेल्थ चिकित्सा पे 7 साल 8 साल काम किया हूँ, और मैं खुलेआम हाँ, ऐसा प्रोडक्ट दीजिए कि आप बहुत से ऐसे, अरे बिना पैसा का दवाई बता रहा हूँ आपको, अभी इसमें पैसा ही नहीं लगेगा। पैसा ही तो लोटा से पानी पीना है, बिना कुल्ली किए हुए पीना है। सबसे पहले उठ के लोटा का पानी पीना है। सबसे पहले तो बासी ताजा कोई 4 बजे कितने लोग उठते हैं? 4 बजे कितने लोग उठते हैं?
4 बजे, बहुत अच्छी बात है। 4 बजे उठ करके सबसे पहले लोटा का पानी पीना है, लोटा से पानी पीना है, ठीक है। जितना इच्छा उतना पीजिए, 1 लोटा ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। हाँ, ध्यान सुनिए। फिर उसके बाद क्या किए आप? शौच गए, शौच के आने के बाद क्या किए? दतमन किए, ब्रश किए या क्या किए? क्या करते हैं? ब्रश करते हैं या दतमन करते हैं? लैट्रिन करने के बाद क्या किए? दतमन करिएगा, ब्रश करिएगा। तो कौन कौन दतमन करते हैं, कौन कौन ब्रश करते हैं, ये बताइए। हाँ? दतमन कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। मैं 10 बरस से दतमन कर रहा हूं। ब्रश कौन कौन करते हैं? ब्रश किनके किनके पास है? आपके पास ब्रश है सर? कृपया ब्रश हमारा हिंदुस्तानी नहीं है, कृपया छोड़ दें। अगर आप दतमन करेंगे तो दतमन बेचने वालों को रोजगार मिलेगा। अगर ब्रश करेंगे तो पैसा अमेरिका चला जाएगा। क्या आप अमेरिका पैसा भेजना चाहते हैं? गांव का पैसा गांव में होना चाहिए और शहर का पैसा गांव में होना चाहिए और विदेश का पैसा शहर में होना चाहिए, नहीं शहर में होना चाहिए। तो इस तरह से सिद्धांत पे काम करिए। तो आज से ब्रश छोड़ दीजिए आप लोग, दतमन से करिए, नीम का, करंज का, जो भी। दतमन ऐसा होना चाहिए, कसाई होना चाहिए। दतमन का स्वाद कैसा होना चाहिए? कसाई, कस्सा लगे, ऐसा होना चाहिए। करंज का हो गया, नीम का हो गया, क्या आम का भी चलेगा। आम का अगर दतमन अगर साल भर कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ दांत झड़ेगा नहीं आपका। बबूल भी अच्छा है, आम का इतनी पावर है उसमें कि मत कहिए। सबसे अच्छा दतमन नीम का, दूसरा करंज का हम भी करते हैं, नीम का भी करते हैं, करंज भी करते हैं। बबूल तो देसी बबूल रहा नहीं, विदेशी बबूल है, इसलिए बबूल हम नहीं करते। हाँ, तो वो बबूल से करिए, बबूल भी। आम का पड़ी करिए, बहुत अच्छे। हाँ, देसी बबूल, उसमें हाइब्रिड आया है। देसी बबूल बबूल का मतलब है हाइट उसका कम होता है। तो आपके यहाँ होगा, कभी देखिएगा रोड किनारे बबूल का हाइट देखिएगा कि हाँ नहीं, हाँ तो वही हाइब्रिड पेड़ के किनारे रोपा गया है, वो हाइब्रिड है। उसका दतमन, हाँ उसका दतमन सही नहीं है, उसका दतमन सही नहीं है। देहाती बबूल जो छोटा होता है, नाटा होता है, वो रियल। हाँ, ये सब ठीक है। तो इस तरह से करिए। ब्रश कितने लोग छोड़ दीजिएगा? सब लोग छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आपको क्या, हम बॉम्बे जाते हैं तो बैग में मेरा दतमन जाता है। आप हमसे ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं होगा, ये बता रहे हैं। प्रयास करेंगे, हाँ कोशिश करिए लेकिन हाँ, बस वही ब्रश नहीं करना है आपको, दतमन से करना है। उसके बाद क्या करिएगा? ब्रश करने के बाद क्या करिएगा? हाँ, चाय पीना है, चाय छोड़ दीजिए। चाय विदेशी है, चाय नहीं पीना है। कितने लोग चाय पीते हैं? चाय कितने लोग पीते हैं? चाय कितने लोग पीते हैं? मैं चाय नहीं पीता हूँ, 7-8 साल हो गया चाय पिए, मैं नहीं पीता हूँ चाय। छोड़ दीजिए। चाय के बदले क्या पीजिए? सवेरे अगर कोई फल का व्यवस्था है, खेत में तो फल आ रहा है आपका, पपीता आ रहा है, वो खाइए। मट्ठा तो बताऊंगा, मट्ठा के बारे में बताऊंगा। अगर मट्ठा की व्यवस्था है तो बड़ी अच्छी बात। हाँ सर, हाँ फल तो संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया फल संभव नहीं है खेत में। चाहत करना पड़ेगा बॉस, हेल्थ स्वस्थ करने के लिए चाहत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फल मिल जाता है, जूसी फल, तो वो खा लीजिए। और हाँ वो खाइए, एकदम खाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदे की चीज़ है। गुड़ और चना तो फेमस है, वो खाइए। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है? नहीं वजन नहीं बढ़ाएगा, हम कैसे बता रहे हैं। फिर उसके बाद करना है क्या है? 10 बजे के अंदर खाना खा लेना है भरपेट, समझ रहे हैं? 10 बजे के अंदर मैं बोल रहा हूँ, भरपेट जितना इच्छा, जो चीज इच्छा है वो खाना खा, ठीक है। 8 बजे, हाँ मैंने 9-10 बजे के अंदर खा लीजिए। हाँ 10 बजे के अंदर, 10 से 10:15 नहीं होना चाहिए। ये कितने लोग करते हैं? अभी कितने लोग करते आ रहे हैं? 10 बजे के अंदर खाना हो जा रहा है। दुनिया का सबसे सुखी आदमी आप है। 10 बजे जो भोजन भरपेट करता है उसको न
डायबिटीज़ होगा, ना हार्ट प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का रोग नहीं होगा। भर पेट जो भोजन करेगा 10 चलेगा, चलेगा। 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, 10 के अंदर होना चाहिए। होता क्या है बताता हूँ आपको, वही होता क्या बताते हैं। 10 बजे के अंदर जठराग्नि बहुत तीव्र होता है, उसमें इतना प्रज्वलन होता है, उसको खाना चाहिए ही चाहिए, उसको चाहिए खाना। वो 10 बजे के अंदर उसको खाना चाहिए, ठीक है, भरपेट खाना चाहिए उसको। 2 बजे जो खाना खाइएगा, अच्छा हाँ, 10 बजे खाना खा लीजिए, उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद पानी नहीं पीना है 1.5 घंटा। खाना खा लिए, पानी पीना नहीं है, तो बोलिएगा पिएंगे क्या? खेती के बारे में उसको मट्ठा बोले आप, मट्ठा बोले, मट्ठा पी सकते हैं। खेती सबसे ज्यादा करता है लेकिन कम हो जाता है। आई बात समझ में आ रहा है? भोजन करने के बाद जरा सा 10 मिनट और ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। खाना खा लिए 10 बजे, उसके बाद आपको 1.5 घंटा के बाद पानी पीना है। एकदम कसम है, ये कसम खा लीजिए कि खाना खाने के 1.5 घंटा के बाद पानी पिए। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़ा मत रहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? खाना खाने के बाद सोना भी नहीं चाहिए, कम से 4 लीटर नहीं, थोड़ा आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आराम करिए। वो बागबट जी ये नहीं लिखे हैं, वो लिखे हैं खाना खाने के 1.5 घंटा के बाद ही पानी पीना है। नहीं तो उसमें क्या है, मट्ठा थोड़ा सा पी लीजिए, मट्ठा पी सकते हैं। मट्ठा जितना चाहे उतना पी सकते हैं तुरंत में। हाँ, तुरंत में अगर मट्ठा, हाँ तुरंत पीजिए। मट्ठा के खाने के तुरंत बाद 2 लोटा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 बिना पानी पीना अटके लगता है। हाँ, तो मट्ठा रखिए। हाँ अटके लगता है। नहीं सर, हम क्या करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे बहुत कस के प्यास लगता है, तीता लगता है, नमकीन हाँ, खाने पर लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, कुछ मीठा रख लेते हैं। हाँ, पट से मुंह में ये डाल बड़ी के अच्छी बात है। लार उड़ा हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा गुड़, इससे भी खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाना, गुड़ खा लीजिए, थोड़ा सा लार आएगा तो लार से आपको प्यास नहीं प्यास मार लगेगी, देगा। प्यास मार देगा। अगर 1.5 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो अब बताए, आप सुनिए बड़ी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 1.5 घंटा के बाद जब आप पानी पिएंगे, हाँ बोलिए, हाँ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, दही, मट्ठा, दूध का आइटम, दूध छोड़ करके, दूध कब पीना बताऊंगा आपको। दूध छोड़ के दही खाइए, छाछ खाइए, मट्ठा खाइए, ये सब छारी चीज उसे खाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे? वो पी लिए, फिर खाना खा 10 बजे हाँ, फिर उसके बाद 2 बजे जो आप खाना खाएंगे, 2 बजे खाना खाएंगे, जो 10 बजे जो भोजन किए थे उससे 20% कम भोजन करेंगे। समझ में आ गया? 2 बजे अगर भूख लगी 3 बजे तो 20% सुबह का भोजन से कम करें, ठीक है। और अगर संभव है शाम का भोजन सूर्य अस्त से पहले अगर कर सकते हैं तो करिए, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहिए दूध कब पीना है? दूध का तो मैं जिक्र किया नहीं, दूध तो अमृत है। दूध कभी भी पीना है 9 बजे रात के बाद पीना है। हाँ, दूध दिन में मौत की ओर लेके जाता है आदमी को। दूध दिन में पीना नहीं है। रात को खाइए ना, 9 बजे के बाद खाइए ना। हाँ, दिन में दूध रोटी, दूध मत खाइए दिन में। दूध दिन का बागवट जी नहीं लिखे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है, बागवट जी नहीं लिखे हैं। दूध रात में खाने को लिखे हैं 9 बजे। तो बच्चा के लिए माफ है यार, बच्चा 5 वर्ष के बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुख्य आहार वही है उनका ना। दो हाँ, तो जो आप, हाँ ये भूल गया था मैं, ये बस थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और 10 मिनट और समय दीजिए। ये जब आप 1.5 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो खाना क्या होगा, 100% आपका डाइजेशन होगा, 100% डाइजेशन होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पेट साफ होगा, कब्जियत नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन एकदम लगेगा एक्साइटेड है, लग रहा है कि 10 कट्ठा जोत के आ जाएंगे, ऐसा लगेगा, इतनी ताकत आ जाएगी आपको।
तो इस तरह से करिए, फिर उसके बाद कोई रोग नहीं होगा, रोग धीरे धीरे भी होगा भी तो चला जाएगा। और इस तरह से करिए। अब थोड़ा सा इनको समय नहीं है, अब थोड़ा फिर अगला सेशन में और हेल्थ चिकित्सा पे बात करूँगा। अब धीरे धीरे मैं कहते ना बड़े पेट में अम्ल हो गया, अब उसके लिए एक दवाई है मेरे पास, केसर कैल्शियम, जो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मैं खुद बनाया हूँ, उसको खुद रिसर्च किया हूँ। केसर कैल्शियम, अगर पेट में अम्ल है 10 ml 20 ml आप उसमें आधा गिलास पानी में मिला के उसको सवेरे आप पीजिए, आपका पेट का एसिड एकदम शांत हो जाएगा। बागवट जी कहते हैं पेट को पानी की तरह न्यूट्रल रखिए। अब पेट में अम्ल हो ही गया है, तब आप क्या करिएगा, तो कुछ तो लेना पड़ेगा अलग से। तो मेरे पास है केसर कैल्शियम, उसको आप 10 ml 20। हाँ, आपको खट्टी डकार आएगा, खट्टी डकार आएगा, थोड़ा सा बेचैनी टाइप का लगेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, पेट में खट्टापन महसूस होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक गैस बनाएगा, एसिडिक, इसका ये सब प्रमाण है सब इस तरह का। मतलब 10 कट्ठा जोते के मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा, कहने को लगेगा कि पड़े रहे सोते रहे, आलस टाइप का लगेगा, इस टाइप से लगेगा। तो इस सब तरह का आप दूर कर सकते हैं कुछ हमारे पास दवाइयाँ की वजह से। तो इस तरह का सेशन बहुत हम लंबा हो गया थोड़ा सा हेल्थ सेशन पे, और भी हेल्थ सेशन पे बहुत लंबी कहानी है, बाद में और करेंगे। और कैसे संबोधित करना है। आज जो ये चर्चा हुई हेल्थ चिकित्सा पे अच्छा हुआ, खेती पे और मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का क्या क्या उपाय किया, और सबसे अच्छा 5 स्तरीय मॉडल पे मैं जो बात किया हूँ उसको किसान अपनाना चाहिए और ट्राई करें 5 कट्ठा 10 कट्ठा में, और जीवन का लाभ लें और खुशी रहें। इसके साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ।